6 फुट का लंबा चौड़ा दिखने वाला वीरेन एक बहुत ही हैंडसम लड़का था। उसकी कद काठी, रंग, बाल, आंखें सब कुछ बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बस एक ही कमी थी कि वो गरीब था। वो शहर की एक बड़ी बिजनेस वुमेन समायरा के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। समायरा पूरी तरह गंजी थी। उसकी माँ का तो बचपन में ही निधन हो गया था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके पिता की भी मौत हो गई। तब से उसने ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। वीरेन लगभग 2 साल से उसके यहाँ नौकरी कर रहा था। वो बेहद ही ईमानदार और शरीफ इंसान था। एक रोज वीरेन काम पर पहुंचा तो बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने डोरबेल बजाई तो सामने समायरा खड़ी थी। थैंक गॉड वीरेन, तुम आ गए। आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना, एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है मेरी। समायरा को लेकर ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंची तो उसके ऑफिस का एक स्टाफ उसे देखकर चुपके से बातें बनाने लगा। आ गया उबला हुआ अंडा। ये बात सुनते ही समायरा पलटकर राधा के पास आई और गुस्से में बोली, कम अगेन, क्या कहा तुमने मुझे? उबला हुआ अंडा? हाँ बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सॉरी मैडम, वो गलती से निकल गया, वेरी सॉरी। फिर अपना गुस्सा शांत करते हुए वो मुस्कुराते हुए बोली, नो नीड टू से सॉरी, अब मैं ऐसी हूँ तो हूँ। वैसे एक बात कहूँ, जब मैं भी खुद को आईने में देखती हूँ ना तो मुझे भी यही लगता है कि मैं एक उबला हुआ अंडा हूँ। ये कहकर समायरा वहां से चली गई, लेकिन उसके साथ आए वीरेन को ये बात अच्छी नहीं लगी। मैडम एक बात कहे, आपका दिल सचमुच बहुत ही अच्छा है। ओह थैंक यू सो मच वीरेन। इसके बाद समायरा मीटिंग में चली गई। बारिश में जाम लगने के कारण वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। जहां मीटिंग में वेट कर रहे दूसरे लोगों ने उससे कहा, मैडम आपको आने में देर कैसे हो गई? आपके बाल तो है नहीं जिन्हें संवारने में आपको समय लगे। ये बात सुनते ही समायरा को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है और खुद का ही मजाक उड़ाते हुए कहती है, जितना समय आपको अपने बाल बनाने में लगता है ना मिस्टर मालिक, उससे कहीं ज्यादा वक्त मुझे अपने टकले को चमकाने में लगता है, क्योंकि मुझे अपने टकले को चमकाने के लिए पूरे टकले पर मेकअप करना पड़ता है। मालिक की बोलती बंद हो गई। कुछ देर में मीटिंग शुरू हो गई। ओके, तो आप सभी मुझे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट कर दीजिए। मैं एक बार फिर स्टडी करूंगा और अपनी वाइफ से डिस्कस करके ही आप में से किसी को 10 करोड़ का ऑर्डर दूंगा। ओह वाओ, आप कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। वैसे आई नो ये ऑर्डर मुझे ही मिलेगा। आई एम वेरी केपेबल फॉर दिस। और रियली, बट सच कहूं तो आपकी प्रेजेंटेशन तो जैसी थी ऐसे तो हमारे अमेरिका में बच्चे बनाकर घूमते हैं। ये बात सुनते ही समायरा मंद मंद मुस्कुराई। मालिक को ये देख बड़ा गुस्सा आया। फिर मीटिंग क्लोज हुई। एक हफ्ते बाद मिस्टर एलेक्स का सभी क्लाइंट्स के पास मेल आया, जिसमें लिखा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट वो उसी को देंगे जो शादीशुदा होगा। ये मेल पढ़ते ही समायरा उदास हो गई, क्योंकि एक वही थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। ओह नो, अब ये प्रोजेक्ट कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कमाल है यार वीरेन, तुम मेरे ड्राइवर और बॉडीगार्ड के अलावा कोई अंतर्यामी हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ? इतने समय से आपके लिए काम कर रहा हूँ मैडम, आपका चेहरा देखकर बता सकता हूँ आपका मूड कैसा है। वैसे बात क्या है? पिछले हफ्ते जो क्लाइंट फॉरेन से आया था उसकी एक शर्त है कि वो ये ऑर्डर उसी को देगा जो मैरिड होगा। अब तुम तो जानते हो मैं अभी कुंवारी हूँ। मेरे लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन मेरे टकलेपन की वजह से सब मुझे ना कर देते हैं। मैडम आप तो इतनी सुलझी हुई लड़की हैं और समझदार भी बहुत है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसी लड़की को कोई भी मना करेगा। आप तो सचमुच बहुत अच्छी हैं। ये बात सुनते ही समायरा को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके दिमाग की घंटी बजी। उसे एक आइडिया आया और उसने कहा, वैसे एक बात है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? बस कुछ दिनों की बात है वीरेन, उस क्लाइंट को दिखाने के लिए। फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगी। पहले तो वीरेन को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर अपने गरीब माँ बाप की माली हालत और उनकी गरीबी को देखते हुए उसने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। ठीक है मैडम, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। समायरा के कहने पर वीरेन उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और समायरा को लेकर अपने घर आ जाता है। उसकी माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दोनों के गले में वरमाला देखकर हैरान रह जाती है। ऊपर से जब उसकी नजर समायरा के टकलेपन पर जाती है तो वो और भी हैरान रह जाती है। ये सब क्या है वीरेन? तूने शादी कर ली और वो भी इस गंजी लड़की से? माँ ये लड़की मेरी मैडम है और अब मेरी बीवी। फिर वीरेन अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसके बाद सरला अपनी अमीर गंजी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ मेरी अमीर गंजी बहू, मैं हमेशा से ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि मेरे वीरेन को चांद सी दुल्हन मिले। मुझे क्या पता था ऐसा चांद वाली दुल्हन देगा, लेकिन जो भी हो वीरेन तेरी बड़ी तारीफ करता था। वो बताता था कि कैसे लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तू फिर भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। इतना तो मुझे पता है कि दिल तो तेरा बिल्कुल चांद जैसा है। आज से मैं सिर्फ वीरेन की ही नहीं तेरी भी माँ हूँ, समझी?
आज बड़े दिनों बाद उसे माँ का प्यार मिला था। कुछ ही दिन में उसे वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, जिससे खुश होकर समायरा ने अब उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बना लिया। अब वो अपने ससुराल वालों के साथ अपने बंगले में आकर रहने लगी। राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई, और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था। उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है। फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए।
पर राखी की आंखें खुल गई जब वो रिमझिम के घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है। राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे, मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी।